सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी टेबल डाटा क्लास 10th के संपूर्ण सिलेबस की। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को एनसीईआरटी क्लास 9th का पूरा महत्वपूर्ण टेबल डाटा करवाया था और आप सभी ने सर व्हाट्सएप पे मैसेज भी करा कि गुरुजी जो एनसीईआरटी टेबल वाली वीडियो थी उससे ही 4-5 क्वेश्चन हमारे शिफ्ट में देखने को मिल गए। तो मेरे मित्र, ये जो आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का टेबल डाटा है ये भी आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल है और ध्यान में रखिएगा आगे के शिफ्ट में इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा आपका टेबल डाटा है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल मेरे मित्र, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सबों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और ध्यान में रखिएगा, आप सभी का लगातार कॉल आ रहा था कि गुरुजी आप अपने कोर्सेज पे न्यू ईयर का ऑफर कब से दे रहे हो। तो मेरे मित्र, न्यू ईयर ऑफर जो है वो आपका 27 दिसंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज 12 बजे रात से सभी बैच की जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी और ये ऑफर आपका 2 जनवरी तक अवेलेबल रहेगा। ध्यान में रखिएगा, सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेंगे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए मेरे मित्र बैच से संबंधित, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपका टॉपिक है उसमें पहला टेबल एनसीईआरटी का ये है, क्या है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। जैसा कि मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आप सभी कहते हैं CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आप सभी कहते हैं बुझा हुआ चूना है। और मेरे मित्र, इसी बुझे हुए चूना को हम लोग स्लग्ड लाइम भी कहते हैं और इसका हम लोग क्या करते हैं तो सर दीवारों पर सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग दीवारों पर सफेदी के लिए सर क्या करते हैं, पुताई करते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जो कि क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ वाटर वेपर। मेरे मित्र, दीवारों पे जो सफेदी होती है उसमें से वाटर वेपर जो है वो क्या हो जाती है, तो आप सभी कहेंगे इवोपरेट हो जाती है, यानी कि निकल जाती है और बच क्या जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पतली परत, और ये क्या करता है, दीवारों में चमक लाता है। तो इस पे सवाल क्या पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करके सर दुधिया रंग प्रदर्शित करता है। तो आप सभी कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके दुधिया रंग यानी कि चमकदार सफेद चमक रंग प्रदर्शित करता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सवाल आपसे यह कहा जाता है कि स्लग्ड लाइम की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो निम्न में से किसके निर्माण के चलते दीवारों पर चमक आती है, तो आप सभी कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के चलते दीवारों पर चमक आती है। ध्यान में रखिएगा कि कोयले का दहन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है और मेरे मित्र कोयला मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, इन सवाल में बहुत सारे छात्र परेशान हुए थे, जबकि मैंने आपको कई बार बताया है क्या कि AgCl सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आएगा तब ये किस में टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। मतलब क्या हुआ मेरे मित्र, जब 2AgCl की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए, सॉरी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में 2AgCl को रखा जाए तो ये किस में टूट जाता है, 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। इसी तरीके से अगर सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया 2AgBr को क्या कर दिया जाए, सनलाइट में छोड़ दिया जाए, सूर्य प्रकाश में छोड़ दिया जाए, तब ये क्या होता है, तो सर 2Ag प्लस Br2 में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। चूंकि AgCl और AgBr सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपने अपने कंपोनेंटल फैक्टर में टूट जा रहे हैं, इसलिए मेरे मित्र इस तरह की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, प्रकाशीय रासायनिक अपघटन अभिक्रिया होगा। ध्यान में रखेंगे, आपसे सवाल यही पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है, निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। क्या है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट है आपका कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। कभी भी आपसे सवाल करा जाए कि लिटमस विलियन जो है उसका कलर कैसा होता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये बैगनी रंग का होता है, पर्पल रंग का होता है। किस ग्रुप के प्लांट से निकाला जाता है, आप कहेंगे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ध्यान में रखेंगे कि जब आपका लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, आप कहेंगे बैगनी रंग प्रदर्शित करता है। ध्यान में रखिएगा कि लिटमस की तरह बहुत सारे ऐसे एसिड बेस इंडिकेटर हैं, जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम जैसे कई फूल की रंगीन पंखुड़ियां, ये सब के सब क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो अगर आपसे कभी भी कहीं पे भी नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर का एग्जांपल पूछा जाए तो इसमें से आप कोई भी दे सकते हैं, या कोई भी ऑप्शन दे तो आप टिक आउट कर सकते हैं। सर जो लिटमस जब आपका ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, तब कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी बैगनी रंग प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जल में घुलनशील क्षार को हम लोग क्या, क्षारक को क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि एल्कली, जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, एल्कली की, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी अल्कली यानी कि क्षारक। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाएगा, अल्कली यानी कि क्षार कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा जो बेस होते हैं उनको जब आप टच करेंगे तो आपको सॉफ्टी टच यानी कि मतलब साबुन जैसा मुलायम दिखाई पड़ेगा। साथ ही इसकी प्रकृति कैसी होती है, सरसंक्षारक, और बेस की प्रकृति कैसी होती है, कड़वा। अम्ल की प्रकृति खट्टा। जब बेस आपका पानी में घुलेगा, कोई भी बेस आपका वाटर में घुलेगा तो क्या करेगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे ये OH माइनस आयन देगा, और कोई भी एसिड अगर वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या करेगा, आप सभी ध्यान में रखना कि ये H प्लस आयन देगा। क्या देगा, H प्लस आयन देगा। और मेरे मित्र इसलिए कहा जा रहा है कि कभी भी एसिड या बेस को छूना या चखना नहीं चाहिए। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि यहां पे ये सर क्या दर्शाया गया है, आप सभी कहेंगे गुरुजी पीएच स्केल को दर्शाया गया है। पीएच स्केल की खोज किसने करा, आप सभी कहेंगे गुरुजी पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। इस स्केल पे जो रेटिंग होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, आप कहेंगे 0, और कहां पे खत्म होता है, आप कहेंगे 14 पे। यानी कि 0 से 14 के बीच में पीएच स्केल पे रेटिंग होती है। मेरे मित्र याद रखेंगे कि अगर हम लोग 7 पे आएंगे तो किसी भी बिलियन का पीएच वैल्यू 7 होगा तो वो उदासीन माना जाएगा। किसी बिलियन का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वो क्षारीय प्रकृति का माना जाएगा, और अगर किसी भी बिलियन की पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो वो अम्लीय प्रकृति का माना जाएगा। ध्यान में रखेंगे अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होगी। ये चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो आप कहेंगे गुरुजी वो बेसिक नेचर वाला होगा, तो जाहिर सी बात है कि H प्लस आयन की सांद्रता में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका है सर ये जो है इसको हम लोग यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, यानी कि सार्वत्रिक अम्ल क्षार सूचक बोलते हैं। सार्वत्रिक अम्ल क्षार सूचक कई पीएच स्केलों का क्या होता है, संयोजन होता है। और मेरे मित्र इसमें अलग अलग पदार्थ के लिए जो पीएच वैल्यू प्रदर्शित की जाती है उसके लिए अलग अलग रंग होते हैं। आप सभी का यह सवाल रहता है कि गुरुजी एग्जाम में कुछ ऐसे पीएच वैल्यू आ जाते हैं जिसको हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। जैसे कि अगर आपसे इसी आपके एएलपी एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा, तो मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हो कि जो जठर रस गैस्ट्रिक जूस है इसकी पीएच वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज कर रही है, यानी कि आप 0.5 के बीच में कह सकते हो। तो सबसे कम कहीं पे भी अगर पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा हम जठर रस की बात करेंगे। अब अगर हम नींबू के रस की पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो लगभग हम लोग यहां पे जठर रस का पीएच वैल्यू चला 0.5, हम समझाने के लिए ये 1.2 है, ध्यान में रखना। जठर रस का पीएच वैल्यू कितना है, 1.2, और नींबू के रस की पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो 2.2, लगभग 2.4 भी हम लोग कहीं कहीं पे लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू आप सभी कहेंगे 7, और रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10 होता है, और
और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, आप सभी कहेंगे 14 हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि जठर रस का पीएच वैल्यू 1.2 होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का पीएच वैल्यू लगभग 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7, शुद्ध जल उदासीन होते हैं, रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 और नींबू के रस का पीएच वैल्यू 2.2 या 2.4 लेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2.2 ही लेंगे ताकि आगे ऑब्जेक्शन में आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपका है कि शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र आपसे सवाल बन पड़ सकता है कि निम्न में से किस ग्रह का वायुमंडल अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से घिरा हुआ है? आप सभी कहेंगे शुक्र। कौन सा अम्ल? आप सभी कहेंगे गुरुजी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि प्रकृति उदासीनीकरण का विकल्प देती है, यानी कि नेचर भी उदासीनीकरण का विकल्प देती है, न्यूट्रलाइजेशन का विकल्प देती है। सर ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है? कई बार मैंने चला आपको बताया है कि व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्टेड टुगेदर देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि यहां पे कहा जा रहा है कि नेटल आपका एक साकिया पौधा है जो कि जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में क्या होता है? डंकनुमा बाल होता है, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। तो अगर आपसे यह सवाल करा जाए कि नेटल लिप से निम्न में से किस प्रकार का एसिड अम्ल स्रावित होता है? आप सभी कहेंगे मेथनोइक अम्ल स्रावित होता है। अब मेरे मित्र जहां पे नेटल लिप होता है वहीं पे पारंपरिक तौर से एक डक नाम का प्लांट होता है, जिसके पत्ती को अगर आप रगड़ देंगे तो जो आपको दर्द है वो दर्द कम हो जाएगा। मतलब डक पत्ती की नेचर कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो वही कहा जा रहा है कि पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। और कहा जा रहा है कि आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। अब आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना है? इसी पौधे के जड़ के आसपास में डक प्लांट का पत्ती खोजना है, ताकि जो अम्ल हमारे डक प्लांट के नेटल लीफ के रोए से हमारे बॉडी में इंजेक्ट हुई है उसको हम क्या करें सर? न्यूट्रलाइज कर पाए, उदासीन कर पाए। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं जो आप सबों के लिए जरूरी है, हालांकि कई छात्रों को याद होगा। जैसे कि सिरका में आप कहेंगे एसिटिक अम्ल मिलता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में साइट्रिक एसिड मिलेंगे। इमली में टार्टरिक अम्ल मिलेगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, खट्टा दूध या दही आप सभी कहेंगे लैक्टिक अम्ल होगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल होगा, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होगा और नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल होगा। तो ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले अम्ल हैं। तो ध्यान में रखिएगा, एक आध दो सवाल कहीं ना कहीं टकरा सकता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहां पे एनोडीकरण की बात करी जा रही है। क्या है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या है? आप सभी कहेंगे एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। ध्यान में रखेंगे कि वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि जो एल्युमिनियम है वो अगर वायु के संपर्क में आता है तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक पतला परत बना लेता है, जो इस एल्युमिनियम को क्या करता है? जंग लगने यानी कि संक्षारण से बचाता है। अब मेरे मित्र इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड के परत को और मोटा कर दिया जाए तो एल्युमिनियम को हम लोग क्या कर सकते हैं? और अधिक सुरक्षित रह सकते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है और एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है और इस ऑक्साइड परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो मेरे मित्र एनोडीकरण, इसी को हम लोग इंग्लिश में एनोडाइजेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो आप कहेंगे एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है। एनोडाइजेशन की प्रक्रिया यानी कि एनोडीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि एल्युमिनियम की जो एक साफ वस्तु होती है उसका एनोड बनाया जाता है और फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगला डाटा क्या है? एक्वा रीजिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रॉयल वाटर भी कहते हैं। और रॉयल वाटर इसका क्या है? लेटिन शब्द है। ध्यान में रखेंगे कि इसमें 3:1 के रेशियो में क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। और मेरे मित्र यह इतनी पावरफुल होती है कि यह सोना को भी गला सकता है। और ध्यान में रखेंगे कि जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती।
मतलब जब आपका HCl और HNO3 3:1 की रेशियो में मिलता है, तब मेरे मित्र इसके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि ये सोना को भी गला सकता है। और ध्यान में रखिएगा, एक्वारिजिया क्या है? भभकता द्रव। तो अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से भभकता द्रव के नाम से मशहूर है, आप सभी कहेंगे एक्वारिजिया यानी कि अम्लराज। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ये क्या है? प्रबल संचारक है और साथ ही यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो अगर आपसे यह सवाल करा जाए कि निम्न में से कौन सा मिश्रण गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, तो आप सभी कहेंगे एक्वारिजिया, जिसको लैटिन में क्या कहा जाता है? रॉयल जल। इसमें क्या होता है सर? HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें HCl का अनुपात 3 और जो नाइट्रिक अम्ल है इसका अनुपात कितना होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 1 होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, नेक्स्ट है आपका सक्रियता श्रेणी। कई बार मैंने आपको ट्रिक बताया है। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओटी। ध्यान में रखेंगे, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो तत्व होगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, सबसे नीचे जो तत्व होगा वो कम अभिक्रियाशील होगा। सबसे ऊपर पोटेशियम है तो पोटेशियम ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, सबसे नीचे गोल्ड है तो गोल्ड आपका क्या होगा? कम अभिक्रियाशील होगा। मेरे मित्र याद रखिएगा, नोबेल गैस तो आप सभी को याद रहता है। अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलोंग्स टू द नोबेल एलिमेंट, तो नोबेल एलिमेंट का मतलब यह हुआ कि वैसे तत्व जो जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता हो। तो मेरे मित्र जो सोना है, चांदी है, इन सभी को हम लोग नोबेल एलिमेंट के रूप में भी देखते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखिएगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सब क्या होंगे? आप सभी कहेंगे सर शीर्ष अभिक्रियाशील तत्व होंगे। बात करेंगे जिंक, फेरस, पीबी, आप कहेंगे मध्यम अभिक्रियाशील तत्व होंगे। और हाइड्रोजन से नीचे आप कहेंगे निम्न अभिक्रियाशील तत्व होंगे। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को उच्च अभिक्रियाशील बोलते हैं सर। एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी को हम लोग मध्यम अभिक्रियाशील और कॉपर, Hg, Ag, Au को हम लोग निम्न अभिक्रियाशील बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा नहीं समझना है, सब आपको आता है। बस याद रखिएगा कि जो उत्कृष्ट गैस होती है, नोबेल गैस एलिमेंट होती है, उसके बाह्यतम कक्षा में सर, बाह्यतम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो केवल और केवल हीलियम में होगा। तो जितने भी उत्कृष्ट गैस होंगे इसके बाह्यतम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन। जो धातु होंगे इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2 यहां पे आगे आएंगे तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन भी दिख जाएगा। और धातु की बात करेंगे तो धातु के बाह्यतम कक्षा में मेरे मित्र आप गौर से देखेंगे तो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हालांकि कार्बन भी आपका अधातु ही है तो आप ये कह सकते हो 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका टेबल है कुछ आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक। अब कई ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है रैंडमली, वहां पे कंफ्यूज होते हैं, गुरुजी ने तो ये बताया ही नहीं। मेरे मित्र एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है। अगर आपसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 1074 केल्विन, और अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 1686 केल्विन। अगर लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो 887 केल्विन, और अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो 1600 केल्विन। कैल्शियम क्लोराइड का पूछा जाएगा तो 1045 केल्विन, और मेरे मित्र बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 1900 केल्विन। कैल्शियम ऑक्साइड का आप सभी कहेंगे 2850, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। 3120 डिग्री 3120 केल्विन क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सर मेल्टिंग पॉइंट 981 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1685 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, अयस्क का हम लोग अयस्क से धातु कैसे निकालते हैं। अभी जस्ट आपने देखा कि जो धातुएं होगी वो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होगी, या फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होगी, या निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होगी। जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होंगे इसका डायरेक्ट हम क्या करेंगे सर? गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कर देंगे। यानी कि उच्च अभिक्रियाशील धातु को हम लोग उसके गलित अवस्था में डायरेक्ट विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शुद्ध धातु मिल जाएगा। अब मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो होगी वो या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगी या सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगी। कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगी तो निस्तापन करेंगे, सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगी तो भर्जन करेंगे। और मेरे मित्र
निस्तापन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के उपरांत हमको धातु का ऑक्साइड मिलेगा, फिर उसको हम लोग अपचयन करेंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, नया धातु मिल जाएगा। निम्न अभिक्रियाशील धातु मुख्य रूप से अगर सल्फाइड अयस्क के रूप में मिल रहे हैं तो भर्जन होगा इसका, फिर धातु मिलेगा और उसका हम लोग क्या करेंगे, शुद्धिकरण यानी कि परिष्करण। तो कई बार सवाल पूछा गया है, कुछ अभिक्रियाशील धातु को उसके अयस्क से अलग करने के लिए निम्न में से क्या करते हैं, आप कहेंगे गलित अवस्था में वैद्युत अपघटन करते हैं। वैसे धातु जिसके अयस्क कार्बोनेट अयस्क के रूप में होते हैं उसके लिए क्या किया जाता है, आप कहेंगे निस्तापन, और सल्फाइड अयस्क के रूप में है तो उसके लिए आप कहेंगे भर्जन। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, कहा जा रहा है कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट यानी कि 24 कैरेट सोना आपका क्या होता है, शुद्ध होता है और यह काफी नरम होता है। और मेरे मित्र इसलिए आभूषण ज्वेलरी बनाने के लिए शुद्ध सोना का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सर सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है और भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब भी आपसे सवाल करा जाएगा शुद्ध सोना कितना कैरेट का होगा, आप कहेंगे 24 कैरेट का। 24 कैरेट का सोना बहुत ज्यादा क्या होता है, लचीला होता है, नम होता है, इसीलिए इसका ज्वेलरी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अगर ज्वेलरी बनाया जाएगा थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो टूट जाएगा। तो इसको कठोर करने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। और जो मेरे मित्र भारत में आभूषण बनते हैं उसमें 22 भाग शुद्ध सोना होता है और 2 भाग क्या होता है, तांबा या चांदी होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का उपचार लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोह कर्मियों ने दिल्ली में एक लोह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लोह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है तथा इसका भार 6 टन यानी कि 6000 केजी है। मेरे मित्र प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आप कह सकते हो ये एक चमत्कार है कि सर लगभग 1600 वर्ष पूर्व पहले भारत के सर लोह कर्मियों ने क्या किया, दिल्ली में एक लोह स्तंभ बनाया है जो कि किसके नजदीक है, आप कहेंगे कुतुब मीनार के नजदीक। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर, भार कितना है, 6 टन यानी कि 6000 केजी। नेक्स्ट मेरे मित्र कार्बन के कुछ यौगिक हैं जिसके गलनांक और क्वथनांक दिए हुए हैं, सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होगा और क्वथनांक 391 केल्विन होगा। क्लोरोफॉर्म CaCl3 फॉर्मूला होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 209 केल्विन और मेरे मित्र इसका बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन होगा। एथेनॉल अल्कोहल इसको पढ़ते हैं हम लोग, इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 351 केल्विन। और मीथेन मेरे मित्र इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 90 होगा, 90 केल्विन, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा 111 केल्विन। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, नेक्स्ट है कार्बन के अपरूप। यहां पे समझिएगा कि कार्बन के मेनली 3 अपरूप होते हैं जिसको आप सभी देखते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और C60 बकमिस्टर फुलेरिन। बकमिस्टर फुलेरिन कार्बन की वैसा अपरूप है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाए जाते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर होता है। हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ क्या होते हैं, सर बॉन्ड में जुड़े हुए रहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे यह हीरा की संरचना है और इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यह चीज ध्यान में रखिएगा, सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, आप कहेंगे 4। ध्यान रखेंगे कह रहा है कि 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होने के चलते इसकी जो संरचना बनती है वो क्या होती है, दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। यानी कि हीरे की संरचना कैसी होती है, आप सभी कहेंगे 3D यानी कि 3 डायमेंशनल होती है। साथ ही कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है। तो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु 3 अन्य परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। कितने परमाणु के साथ, 3 अन्य परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। और मेरे मित्र इसी वजह से हमें क्या मिलता है, षटकोणीय व्यू मिलता है। और मेरे मित्र इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है, जैसा कि आप सभी षटकोण जैसी संरचना देख रहे होंगे। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इन 2 विभिन्न संरचना के कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अत्यंत भिन्न होते हैं। जो किसी भी पदार्थ के
अपरूपता में डिफरेंसेस आती है वो किसकी वजह से? सर उसके स्ट्रक्चर की वजह से, जो कि आप सभी देख रहे हैं कि हीरा का संरचना 3D है जबकि ग्रेफाइट का संरचना षटकोणीय है। अब 3D संरचना इसलिए बन रहा है क्योंकि प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाए कि ग्रेफाइट की संरचना होती है, आप कहेंगे षटकोणीय, हीरा की संरचना होती है त्रियामी यानी कि 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा क्योंकि कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। क्या है? कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, तो इसके भौतिक गुणधर्म भिन्न होंगे क्योंकि इसके जो कार्बन परमाणु की संरचना है वो भिन्न भिन्न होगी, लेकिन इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होगा? आप कहेंगे एक समान होंगे। तो जितने भी अपरूप होते हैं उसकी भौतिक गुणधर्म भिन्न होती है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होती है? आप कहेंगे एक समान होती है। ध्यान में रखिएगा, हीरा अब तक प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। तो अगर आपसे सवाल करा जाए कि निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, आप कहेंगे हीरा, जबकि ग्रेफाइट मेरे मित्र चिकना और फिसलनशील होता है। और आप सभी ध्यान में रखना कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, जो कि अपवाद है। नेक्स्ट मेरे मित्र कहा जा रहा है कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। यानी कि शुद्ध कार्बन को क्या किया जाए सर? उच्च दाब, हाई प्रेशर और ताप पर अगर उसको क्या किया जाए सर? ट्रीट किया जाए, तो वो किस में बदल जाएगा? हीरा में बदल जाएगा। ध्यान में रखेंगे, ये संश्लेषित हीरा जो है आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्रकृति हीरो से अभेदनीय होते हैं। ध्यान में रखेंगे, फ्लोरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और मेरे मित्र ये जो कार्बन का अपरूप C60 है, इसकी खोज अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर नामक आर्किटेक्ट ने करा था, या आप कह सकते हो इसका डिजाइन जो है वो बकमिस्टर फुलरिन नामक जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने करा था। तो मेरे मित्र आप सभी से सवाल ये पूछा जाता है कि निम्न में से कार्बन के अपरूप बकमिस्टर फुलरिन की खोज किसने करा था? तो आपका ऑप्शन में रहता है किसी वैज्ञानिक ने, किसी आर्किटेक्चर ने। तो आप सभी कहेंगे कि सर कार्बन की जो अपरूप बकमिस्टर फुलरिन है इसकी संरचना अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलरिन ने बनाया, जो कि कैसा दिखता है? जियोडेसिक गुंबद के समान, या फिर हम कह सकते हैं फुटबॉल के आकार का। और मेरे मित्र इस अणु को हम लोग क्या कहते हैं? फुलरिन कहते हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट है आपका कार्बनिक यौगिक। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षण, पहला तो कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होता है, ये चतुसंयोजिक होते हैं। दूसरा इसमें सर श्रृंखलन गुण होती है, यानी कि कार्बन का अपने ही परमाणु के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो कह रहा है कि कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षण चतुसंयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है। अनेक यौगिक के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया गया था। यह समझाया गया था कि ये कार्बनिक यौगिक है अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित होता है। मेरे मित्र हम यहीं पे चर्चा करना चाहेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी की। किसकी? वाइटल फोर्स थ्योरी की, जिसकी अवधारणा किसने दिया था सर? बर्जीलियस ने दिया था। वाइटल फोर्स थ्योरी को ही हम लोग हिंदी में जैव शक्ति का सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें बर्जीलियस ने यह बताया कि कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, इसको जब भी प्राप्त किया जाएगा तो किसी न किसी जीव से किया जाएगा। लेकिन मेरे मित्र जो आपका बोहलर नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने क्या करा तो सर प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किया, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। और यहीं से जे बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कांसेप्ट था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। जे बर्जीलियस ने बताया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे मित्र 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक बोहलर ने क्या करा तो अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर सर उसकी जो मतलब स्टेटमेंट था उसको गलत साबित कर दिया। ध्यान में रखेंगे, लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे यह सवाल करा जाए कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो आप कहेंगे कार्बाइड, कार्बोनेट तथा कार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। सर वाइटल फोर्स थ्योरी को खत्म किसने करा? आप कहेंगे सर फ्रेडरिक बोहलर ने। कब? 1828 में। क्या किया था इन्होंने? तो आप कहेंगे अमोनियम साइनाइड से यूरिया का निर्माण करा था। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना, आपका कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो आप सभी के लिए जरूरी है। मैंने कई बार इसको बताया भी है, जैसे कि अगर हम लोग हेटेरो एटम की बात करेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिक में, तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो कि हेलो ग्रुप में है, और इसके लिए हम लोग क्लोरो ब्रोमो इस तरह से यूज करते हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो Cl और Br होता है। ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिलता है हेटेरो ग्रुप के रूप में। ध्यान में रखेंगे, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप CHO, और कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH।
क्या देख रहे हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और किसी भी वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हो उसमें हम लोग क्या कहते हैं सर, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति है। तो आप सभी से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है, आप कहेंगे CHO, कीटोन का है CO, कार्बोक्सिलिक एसिड का है COOH। ध्यान में रखिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक का फंक्शनल ग्रुप वह भाग होता है जिसपे मेरे मित्र उस कार्बनिक यौगिक का सभी रासायनिक गुण यानी कि जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं सब के सब डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, कुछ कार्बनिक यौगिक के जो हम लोग नामकरण करते हैं IUPAC पद्धति में वो कैसे, उसके लिए हम लोग क्या सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे, हेलो एल्केन की बात करते हैं तो मेरे मित्र इसके साथ हम लोग पूर्व लगन लगाते हैं यानी कि पहले लगाते हैं क्लोरो ब्रोमो, जैसे कि क्लोरोप्रोपेन, मतलब नाम से संगत एल्केन के नाम से पहले क्लोरो या ब्रोमो लगाते हैं। अल्कोहल तो इसमें हम लोग अनुलग्न यानी कि प्रीफिक्स लगाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, आप कहेंगे सर अल, इसके लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग प्रोपेनल, तो अल्कोहल के लिए अनुलग्न आप कहेंगे अल, एल्डिहाइड के लिए आप कहेंगे एल, कीटोन के लिए आप कहेंगे ओन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक एसिड, एल्कीन के लिए आप कहेंगे गुरुजी, एल्कीन के लिए हमारा इन हो जाएगा, एल्काइन के लिए आप कहेंगे आइन हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, कहा जा रहा है कि क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी कोयला अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है, यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिए कि लकड़ी अथवा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है। आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की LPG जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यदि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला की उष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो अगर आपसे सवाल करा जाए कि निम्न में से किस प्रकार के ईंधन के जलने से ज्वाला उत्पन्न होगी, तो आप कहेंगे केवल गैसीय प्रकार के जो ईंधन होंगे उसके जलने से क्या होगी, ज्वाला उत्पन्न होगी। लकड़ी या तारकोल, चारकोल जलाने पर वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं और बाद में वो सर आग जैसा हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्जवल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए, इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से उज्जवल उत्पन्न होता है जो कि कार्बन होता है। इसके आधार पर मोमबत्ती की पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण है बताएंगे। मेरे मित्र सिंपल कहेंगे कि गुरुजी अगर कोई भी गैस हमारा ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जलेगा तो LPG आपको ब्लू फ्लेम रिलीज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर फ्लेम, शुद्ध फ्लेम बोलते हैं, शुद्ध ज्वाला बोलते हैं। तो अगर कोई भी ईंधन ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में जलेगा तो वो नीली ज्वाला के साथ जलेगा, और अगर कोई भी ईंधन ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में जलेगा तो वो सर पीली ज्वाला के साथ जलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, नेक्स्ट है कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण। आप सबों को मालूम है कि कोयला निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बोनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्बोनाइजेशन कहलाती है। कहा जा रहा है कि कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से होता है, बोले तो बायोमास से होता है, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न तथा अन्य पौधे का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण यह धरती में चट्टानों की परत के नीचे दब गए तथा धीरे धीरे क्षय होकर यह कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनका शरीर समुद्र तल में डूब गया तथा गाद से ढक गया, और उस मृत अवशोषण पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ, और इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया और चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न और अन्य पौधों का अवशेष है। तो कोयला केवल और केवल वनस्पति से निर्मित होता है, जबकि मेरे मित्र पेट्रोलियम सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो सर समुद्री पौधे और जीवों के अवशेष हैं, यानी कि ये वनस्पति और जंतु दोनों के अवशेष हैं। सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा केवल वनस्पति से निर्मित होता है, कोयला का निर्माण केवल डैश से होता है, तो आप सभी कहेंगे केवल वनस्पति से होता है, जबकि पेट्रोलियम का निर्माण आप सभी कहेंगे गुरुजी वनस्पति और जंतु दोनों से होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, नेक्स्ट है सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होती है हमारी बॉडी की, धीमी हो जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा, उनिंदापन, समान अंतर्वाद का कम हो जाना एवं भाव शून्यता आती है। मेरे मित्र जब कोई आदमी दारू पी लेता है, ड्रिंक कर लेता है, तो आप देखेंगे छने में रोने लगेगा, कहेगा भाई
तुम्हें हमार भाई है, तू हमारा लगे ये किया है। अब थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाएगा तो तोरे पकड़ के गरियाना शुरू कर देगा कि तू हमारा कौन है। तो जो मतलब अल्कोहलिक होते हैं या ड्रिंक करते हैं, जैसे ही ड्रिंक हमारे बॉडी के अंदर जाता है मेरे मित्र, ये सबसे पहले हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को धीमा कर देता है और साथ में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है सर, कमजोर कर देता है। जिससे क्या होता है कि हमारे सभी अंगों में जो कोऑर्डिनेशन होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी चल रहा होता है, वो मेरे मित्र कोऑर्डिनेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो वही कहा जा रहा है कि शराब पीने की स्थिति में समन्वय कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, मानसिक दुविधा आता है, उनिदापन आता है, समान अंतर्बाध आता है और भाव शून्यता आती है। कह रही है यदि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर के मेथनॉल बन जाता है और मेथनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ सिद्ध अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्मा उसी प्रकार अस्कंदित हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, जीव द्रव, आपके कोशिका का कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जब मेरे मित्र आप मेथनॉल ले लेते हो तो क्या होता है कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो अस्कंदित होना शुरू हो जाता है, कोगुलेट होना शुरू हो जाता है। आप सोचो आपके बॉडी का सेल का साइटोप्लाज्म अगर अस्कंदित होना शुरू हो जाए, जमना शुरू हो जाए, तो क्या आपका एक भी सेल काम कर पाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मेरे मित्र जो आपका मेथनॉल है, जिसको हम लोग CH3OH बोलते हैं, ये हम लोगों के लिए क्या होता है, प्राण घातक होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जिस प्रकार पकाने पर अंडा अस्कंदित होता है, मेथनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति मेथनॉल पी लिया है तो मेरे मित्र ये संभव है कि वो अंधापन का शिकार हो सकता है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। एथेनॉल का उपयोग, अल्कोहल का उपयोग हम लोग कई इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, कई जगह पे मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। सर जो आपका टिंचर सॉल्यूशन होता है उसमें भी अल्कोहल का उपयोग होता है। तो औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है और मेरे मित्र जिससे यह पीने योग्य नहीं रह जाता है। और अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है और इससे विकृत अल्कोहल कहते हैं। तो मेरे मित्र जब अल्कोहल को विकृत किया जाता है, डीनेचर्ड किया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, मेथनॉल। किस लिए? तो सर इसके औद्योगिक उपयोगिता के लिए। मतलब पता चला कि जहां पे अल्कोहल से कोई काम हो रहा है वहां का पूरा आदमी एकदम पी के टुल है, काम करना है कुछ, कर दिया कुछ। इसीलिए क्या कर दिया जाता है, जहां पे औद्योगिक यूज होता है अल्कोहल का मेरे में, तो उसमें थोड़ी मात्रा में मेथनॉल मिला दिया जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है और सबों को सावधान कर दिया जाता है कि मेथनॉल पीने से आप अंधा हो सकते हैं या आपकी मृत्यु हो सकती है। आपके बॉडी का जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म और केंद्रक क्या हो सकते हैं, कोगुलेट, अस्कंदित हो जाएंगे और फिर आपका बॉडी काम नहीं करेगा तो आप मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। इसलिए मेरे मित्र जो आपका डीनेचर्ड अल्कोहल होता है उस पर सावधानी भी लिखी हुई रहती है और ध्यान रखेंगे कि इसमें सर रंजक भी मिला दिया जाता है ताकि इसका रंग कैसा हो, सर नीला हो। ध्यान में रखेंगे ईंधन के रूप में भी हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। जो आपका शुगर केन यानी कि गन्ना है मेरे मित्र, यह सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे सक्षम होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कैपेबल होता है। कह रहा है कि गन्ने का रस जो है वो मोलेसिस सिरा बनाने के उपयोग मिलाया जाता है, जिसका किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। तो यह चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे, आगे है आपका मिसेल। तो ध्यान में रखिएगा ये जो मिसेल है ये साबुन अणु से बनता है। क्या कहा जा रहा है कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में मिले एक सिरा को जल रागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में मिले दूसरे सिरा को जल विरागी कहते हैं। मतलब एक जल के प्रति संवेदनशील होता है, एक जल से दूर भागता है। तो जो जल से दूर भागेगा वो जल विरागी होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तो वही कहा जा रहा है कि जल में मिले एक सिरा क्या होता है, जल रागी और दूसरा जल विरागी। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरे जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है और ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है और इस संरचना को मिसेल कहते हैं।
सिंपल सा बात है कि जब मेरे मित्र साबुन का जल रागी और जल विरागी दोनों सिरा दो और हो, तब क्या होगा? आप कहेंगे मिसेल यानी कि झाग उत्पन्न होगा। क्या होगा? मिसेल यानी कि झाग उत्पन्न होगा। ध्यान रखेंगे कि जो आपका मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के अंदर में एकत्र हो जाते हैं, और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मिसेल विलियन में कोलाइडी के रूप में बने रहते हैं, और आयन विकर्षण के कारण वे अपक्षेपित नहीं होते, और इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से क्या होते हैं सर? हटाए जा सकते हैं। सिंपल मतलब है कि जो साबुन होता है वो क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि इसमें दो सिरा होगा, एक तो वो जल से राग उत्पन्न करेगा और एक वो जो जल से बैराग उत्पन्न करेगा। अब ये दोनों सिरा मिलकर मिसेल बनाता है, झाग बनाता है, और ये झाग क्या करता है? कपड़ा से जो मैल होता है उसको बाहर निकालता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना कि आपसे दंत क्षरण की बात करी जा रही है, तो आप सभी समझ रहे हैं दंत क्षरण का मतलब क्या हुआ? दांत में होल हो जाना, यानी कि इसको टूथ डिके कहते हैं। जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है तो हमारी मुंह की जो अम्ल होती है वो दांत का जो इनामेल होता है उसमें होल करना शुरू कर देता है, और वही होल धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होकर के सर पूरे दांत को कमजोर कर देता है। तो वही कह रहा है कि दंत क्षरण या दंत क्षय इनामेल तथा डेंटिन के सने सने मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनामेल मृदु या विखनिजीकृत यानी कि आप कह सकते हो भुरभुरा जैसा हो जाता है, और अनेक जीवाणु कोशिका खाद कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत प्लाक बना देते हैं, और प्लाक दांतों को ढक लेता है। इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती, और इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करके भोजनापरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश करता है और जलन व संक्रमण करते हैं। ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? दंत क्षरण यानी कि टूथ डिके का मतलब यह हुआ कि जब मेरे मित्र हम लोग भोजन करते हैं तो आप सबों को मालूम है कि हमारे मुंह से लार निकलता है। अब ये लार भोजन के साथ मिलकर के क्या करते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, अम्ल का निर्माण करते हैं। अब ये अम्ल तब बनेगा मेरे मित्र जब आपका जो दंत प्लाक है उसके ऊपर में एक लेयर आएगा, और ये दंत प्लाक ऐसा होता है जिसपे अगर आप ब्रश भी करेंगे तो क्या होगा? जल्दी अगर ब्रश नहीं करते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वो धीरे धीरे आपके जो दांत के इनामेल है उसको क्या करता है सर? भुरभुरा बनाते चला जाता है। और मेरे मित्र क्या होता है? तो अंतिम स्थिति में यह होती है कि जो डेंटाइन होता है उसमें होल हो जाता है और आपके दांत में जलन व संक्रमण स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के उपरांत आपको क्या कर लेना चाहिए? ब्रश कर लेना चाहिए, और यह श्योर करना चाहिए कि आपके मुंह में खाना का कोई टुकड़ा फंसा हुआ ना हो। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज, और ये आपका श्वसन का कह सकते हो डायग्राम है। इससे संबंधित कई सवाल पूछे गए हैं। क्या पूछे गए कि 6 अणु ग्लूकोज कहां पे 3 अणु में परिवर्तित होता है? तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि C6H12O6 कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में बदल जाता है, और ये पाइरुवेट क्या है? C3H4O3। तो ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान किस में बदल जाते हैं सर? पाइरुवेट 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक में बदल जाते हैं। अब मेरे मित्र ये पाइरुवेट ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, C2H5 और OH साथ में CO2 का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन के अभाव में यह हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो मेरे मित्र आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है सर? 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पाइरुवेट में क्या होता है? निर्माण होता है, या ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पाइरुवेट में बदल जाता है। और ये पाइरुवेट ईस्ट में क्या होता है सर? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के अभाव में बदल जाता है, और हमारे मसल्स में सर ऑक्सीजन के अभाव में ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑक्सीजन के उपस्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और यही हमारा वायवीय श्वसन कहलाता है। ध्यान देंगे अगला है मेरे मित्र एटीपी, बहुत ही जरूरी है। बायो एनर्जी इसे बोला जाता है।
कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा बोला जाता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ध्यान में रखेंगे कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। यहां पे कहा जा रहा है कि जितने भी कोशिकीय प्रक्रम होते हैं उन सभी के लिए एटीपी क्या है, ऊर्जा मुद्रा है। और श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। यानी कि एडीपी में जब एक फास्फोरस के अणु जुड़ते हैं तब ये क्या बनता है सर, एटीपी बनता है। और कहा जा रहा है कि अंतरोष्म प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इस एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में मदद करता है। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतःस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है, यानी कि जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है, वो टूटते हैं, तो मेरे मित्र 30.5 किलोजूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इस प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण, अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। एटीपी का उपयोग कहां कहां होता है, पेशियों को सिकुड़ने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग के संचरण और जितने भी क्रियाएं होगी उन सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि पूरे के पूरे बॉडी में ऊर्जा की मुद्रा किसे बोली जाती है, आप सभी कहेंगे गुरुजी एटीपी को बोली जाती है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आपका है कि और अधिक जाने तंबाकू का सीधा उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। और ध्यान रखेंगे तंबाकू का उपयोग जो है वो आमतौर पर जीभ, फेफड़े, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। और धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारी यानी कि जो फेफड़ा से संबंधित बीमारी होता है और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख कारक माना जाता है। और भारत में गुटखा सेवन के सर मुख कैंसर की घटनाएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्वस्थ रहे और तंबाकू से बने उत्पाद को ना कहें, से नो टू टैबेको प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखेंगे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कैसे है, तो कहा जा रहा है कि फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। और धूम्रपान करने से ये बाल जैसी संरचनाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी, यहां तक कि फेफड़े के कैंसर का भी कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे, कहा जा रहा है यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र तक ढक लेगी। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि कुपिका यानी कि जो एलुवेली है उसको फैला दिया जाए तो वो कितना वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्रफल को ढकेगी, आप कहेंगे 80 वर्ग किलोमीटर तक, 80 वर्ग मीटर तक, किलोमीटर नहीं, 80 वर्ग मीटर तक वो क्या करेगी, जो क्षेत्र होगा उसको ढक लेगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा। विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैस का विनिमय कितना दक्ष होता है। कहा जा रहा है यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगता। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? मेरे मित्र, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे बॉडी में क्या होती है, ऑक्सीजन पहुंच रही होती है हर एक भाग में। और सपोज कीजिए कि अगर आपके बॉडी में अन्य जीव जंतु की तरह अगर ऑक्सीजन विसरण की क्रिया से जाता तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि मतलब पैर के अंगूठा तक पहुंचने में ऑक्सीजन को 3 वर्ष का समय लग जाता। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्या है, नेक्स्ट है रक्त दाब। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम लोग रक्त दाब कहते हैं। यानी कि जो ब्लड वेसल्स होता है उसके भित्ति के विरुद्ध, जो उसका वाल है उसके विरुद्ध जो दाब लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा किस में अधिक होती है, धमनियों में अधिक होती है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन, संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के यानी कि शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। और सामान्य प्रकुंचन दाब और आप कह सकते हो कि जो समान ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है सर, 120/80 होता है, जिसको हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, आगे कहा जा रहा है कि स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या किया जाता है, रक्तदाब मापा जाता है। और उच्च रक्तदाब जो है वो अति तनाव, उच्च रक्तदाब को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है, धमनियों का सिकुड़ना है और इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे धमनियां फट जाती है और आंतरिक रक्त स्रवण शुरू हो सकता है या आंतरिक रक्त स्रवण हो सकता है।
नेक्स्ट ध्यान देंगे, कहा जा रहा है कृत्रिम वृक्क अपोहन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब किसी व्यक्ति का नेचुरल किडनी काम करना बंद कर देता है तब उसे डायलिसिस किया जाता है, और डायलिसिस मशीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में अपोहन बोला जाता है, या आप कह सकते हो हीमोडायलिसिस को हम लोग अपोहन कहते हैं। कह रहा है कि उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल के लिए जो किडनी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैव अंग है। कई कारण जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अक्रिय यानी कि किडनी के अपक्रिय होने की स्थिति में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है, और यह क्या है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से डायलिसिस यानी कि अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कृत्रिम वृक्क बहुत ही अर्धपारगम अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है, और ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है, यानी कि जो आपका डायलिसिस लिक्विड है उसमें डायलाइजर लिक्विड में भरा हुआ रहता है, और इस द्रव का प्रसारण दाब रुधिर दाब जैसा होता है। तो यह सवाल पूछा गया था कि हीमोडायलिसिस के दौरान जो कृत्रिम वृक्क से डायलिसिस की प्रक्रिया होती है उसमें द्रव का प्रसारण दाब किसके जैसा होता है, आप सभी याद रखेंगे, ब्लड के दाब जैसा होता है। रुधिर यहां पे ब्लड को बोला जा रहा है, कह रहा है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रभावित कराते हैं, और इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाता है। तो अगर आपसे सवाल करा जाए कि अपोहन की प्रक्रिया में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा अपोहन द्रव में आते हैं, आप सभी कहेंगे विसरण प्रक्रिया द्वारा अपोहन द्रव में आते हैं। अब है कि शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। जैसे किडनी के एक फंक्शन के रूप में अगर आप देखते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। तो हेमोडायलिसिस की एक नेगेटिविटी यह है कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया नहीं होती है, और कहा जा रहा है कि प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है, यानी कि 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेशन वृक्क के किडनी के द्वारा किया जाता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनर्अवशोषित हो जाता है। हमारे बॉडी में जो किडनी है वो एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेशन करती है, लेकिन जो यूरिन के रूप में बदलता है वो क्या होता है सर, 1 से 2 लीटर होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, नेक्स्ट है अंगदान। कहा जा रहा है कि यह एक उदार कार्य है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। यह दानदाता और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जाता है। अंग और उत्तक दान में दानदाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखती है। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति दाता के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा, ऑपरेशन द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही होते हैं, उसके शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। समान प्रत्यारोपण में कॉर्निया, अगर आंख प्रत्यारोपित हो रहा है तो आंख का कॉर्निया वाला भाग दान दिया जाता है। गुर्दा यानी कि किडनी, दिल गुर्दा को हम लोग यकृत, जिगर बोलते हैं। दिल, यकृत, अमाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा, ये सब क्या होता है, शामिल होता है। अधिकांशतः अंगदान व उत्तक दान दाता ही मृत्यु के ठीक बाद होते हैं, या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंग जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और उत्तकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि गुर्दा, यकृत यानी कि किडनी, लीवर, इन सभी का, या फेफड़ा, इन सभी का अंगदान जो है वो जीवित रहते हुए भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे है आपका कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। बिल्कुल सही है, इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम द्वारा स्रावित होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन है जो आपके रिसेंटली आए हुए हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है और सभी अंगों में वृद्धि करती है। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन जो निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन कहेंगे। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सी हार्मोन, और ये शरीर की वृद्धि के लिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का नियमन करती है। इंसुलिन हार्मोन आप कहेंगे अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है, यानी कि पेनक्रियास से निकलता है और रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन आप कहेंगे सर ये ब्रिसन यानी कि टेस्टिस से निकलेगा, और ये क्या करता है, तो सर पुरुष में जो लैंगिक अंगों का विकास होता है, या आप कह सकते हो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है, वो लाता है। अंडाशय से आप सभी याद रखना कि जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होगा वो रिलीज होगा, और वो मादा लैंगिक अंगों का विकास और मासिक चक्र का नियमन करता है। एड्रिनल ग्रंथि से आप कहेंगे सर एड्रिनल हार्मोन निकलती है, जिसको हम लोग लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। और मोचक हार्मोन मेरे मित्र पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट
आप सभी ध्यान में रखना, एक छात्र गलती करके आए हैं कि अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन प्रक्रिया के थ्रू होता है, लेशमीनिया में जो कि कालाजार का कारण बनता है इसमें भी प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है, जबकि मेरे मित्र प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन के थ्रू होता है। अगला ध्यान देंगे कि जो आपका प्लेनेरिया है इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होगी वो किसके थ्रू, रीजेनरेशन के थ्रू, किसके थ्रू, रीजेनरेशन के थ्रू, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र, हाइड्रा में मुकुलन एवं पुनर्जनन दोनों तरीके से क्या होती है, हाइड्रा में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ब्रायोफाइलम के पत्ती से नया कलिका निकल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी क्या होते हैं सर, कई प्लांट का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस संपन्न होता है। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। उत्तक संवर्धन तकनीकी में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। उत्तक संवर्धन में क्या करते हैं तो सर, पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं के पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक करके हम लोग नए पौधे उगाने का कार्य करते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा छोटा समूह बनाती है, जिसे हम लोग कैलस कहते हैं। और मेरे मित्र कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में हस्तांतरित करते हैं और पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं और इन तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधे के संवर्धन में किया जाता है। तो अगर आपसे यह सवाल करा जाए कि उत्तक संवर्धन का प्रयोग ज्यादातर कहां होता है, आप कहेंगे सजावटी पौधे के संवर्धन में। ये क्या है तो पौधे के किसी भाग से तकनीकी रूप से या आप कह सकते हो कृत्रिम रूप से नया पौधा तैयार करने की एक विधि है, जिसमें क्या करते हैं पौधे के शीर्ष वर्धमान भाग से जो उसके भाग होते हैं उसको पृथक करते हैं और उसको कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं और फिर जब वो विभाजित हो जाती है, विभाजित होकर के छोटा छोटा समूह कैलस का निर्माण करती है, तो इसको वृद्धि और विभेदन के लिए हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में हस्तांतरित करते हैं और फिर पौधे को क्या करते हैं, मिट्टी में रोप देते हैं। और इसका ज्यादातर यूज आपको कहां देखने को मिलता है, सजावटी पौधे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि राइजोपस में जो आपका प्रजनन की प्रक्रिया होगी वो किसके थ्रू, बीजाणु समासंग यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। किसके थ्रू, आप सभी ध्यान में रखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू यानी कि बीजाणु के निर्माण के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आपका ये फ्लावर है जो कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का क्या होगा, आप कहेंगे सेक्सुअल पार्ट होगा, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी के थ्रू होगा। इसके महत्वपूर्ण पार्ट की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये वाली जो संरचना है यहां पे दिख रही है, ये वाली जो संरचना है यहां पे दिख रही है, ये क्या होगा, आप कहेंगे ऊपर वाला लेयर हमारा वर्तिकाग्र, ये वाली जो संरचना आपने बनाया ये वर्तिका होगा, और ये गोल सी जो उभरा हुआ संरचना अंडाशय जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। और मेरे मित्र यहां पे आप कहेंगे गुरुजी ये परागकोश है, ये इसका फिलामेंट यानी कि तंतु कहलाएगा, इसको हम लोग बाह्यदल बोलते हैं। और ये जो हरी पत्ती नुमा संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग पटल्स यानी कि जो रंगीन संरचना है उसको दल यानी कि पंखुड़ी बोलते हैं, और जो हरी पत्ती नुमा संरचना है ये बाह्यदल कहलाता है। परागकोश और तंतु मिलकर के पुंकेसर कहलाते हैं, जो कि मेरे मित्र जो फ्लावर है उसके मेल पार्ट का निर्माण करता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का निर्माण करता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो कौन कौन आ जाएगा, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिशन, मूत्र मार्ग, शुक्राशय और शुक्रवाहिनी, साथ में मूत्र नलिका, ये सब मिलकर के क्या करेंगे, साथ में मेरे मित्र वृषण जो कि महत्वपूर्ण अंग है, और एपिडर्मिस यानी कि अधिवृषण, ये सब मिलकर के क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडवाहिका जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया यही होती है। अंडाशय जिससे ओवरी रिलीज और अंडा रिलीज होता है या ओवम रिलीज होता है। गर्भाशय यहां पे भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय गिरवा आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये गर्भाशय का सबसे मतलब आगे वाला पोर्शन है। और योनि आप सभी कहेंगे कि सर रसखलन की प्रक्रिया यही संपन्न होती है। और ध्यान रखिएगा कि अंडाशय यानी कि ओवरी से प्रत्येक माह में अल्टरनेटली क्या होती है, ओवम का सेक्रेशन होता है। और ये पूरी संरचना मिलकर के क्या करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करती है। नेक्स्ट है मेरे मित्र ग्रेगर जॉन मेंडल, आप सभी को मालूम है आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। और इन्होंने अपनी मॉनेस्ट्री में मेरे मित्र क्या किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ये चीज ध्यान में रखेंगे। और जब इन्होंने प्रयोग किया था उस वक्त इनका जो प्रयोग था उसको अप्रूव नहीं किया गया। इनके मरने के
कई दिनों बाद क्या किया गया था सर, इसका जो अनुवांशिकी के लिए नियम था उसको अप्रूव किया गया था। तो अगर सवाल पूछा जाए कि अनुवांशिकता का जनक किसे बोला जाता है, आप कहेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे कि F1 पीढ़ी में जो आपका प्रॉपर्टीज आया था उसमें क्या था कि सभी लंबे पौधे मिल रहे थे, यानी कि इसमें लंबेपन का गुण प्रभावी था। लंबेपन का गुण क्या था, प्रभावी, जबकि मेरे मित्र बौनेपन का गुण क्या था, अप्रभावी। बौनेपन का गुण क्या था, आप सभी ध्यान रखेंगे, अप्रभावी था, अप्रभावी था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि मेरे मित्र जो सेक्सुअल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे आप ध्यान में रखेंगे कि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों होते हैं, और टोटल मेल हो या फीमेल, टोटल मेल हो या फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। मादा में केवल और केवल XX गुणसूत्र होता है, और सर जो मेल होते हैं उसमें X और Y दोनों गुणसूत्र होते हैं। याद रखेंगे कि अगर XY गुणसूत्र एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करते हैं, XY गुणसूत्र एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि XY डिफ्यूज करेगा तो आपका नर बनेगा, और अगर XX डिफ्यूज होगा तो क्या बनेगा, आप कहेंगे मादा बनेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब मेल से जब भी मिलेगा तो आप सभी ध्यान में रखेंगे X और Y क्रोमोसोम दोनों मिलेगा, जबकि मादा से हमेशा बच्चे को आप कहेंगे X क्रोमोसोम मिलेगा। अगर मेल का Y क्रोमोसोम डिफ्यूज हुआ तो लड़का पैदा होगा, मेल का X क्रोमोसोम डिफ्यूज हुआ तो लड़की पैदा होगा। याद रखेंगे क्या कि मेरे मित्र किसी भी बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसका पिता जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, उसका पिता जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाती है और प्रकाश के मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, और इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किसी टॉर्च से मेरे मित्र आप किसी भी चीज पर ऐसे प्रकाश जलाओ और रास्ते में कुछ आ जाए तो आप जो अवरोध आएगा उसको वो पार कर जाएगा, यानी कि प्रकाश की किरणें मुड़ जाएगी, और प्रकाश की किरणों का किसी अवरोध से टकराकर किनारे पर मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। ध्यान रखेंगे, तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, यानी कि प्रकाश के द्वारा विवर्तन की घटना शो होती है। ये आप क्या कहेंगे, प्रकाश के तरंग रूप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और आप सबों को मालूम है प्रकाश की नेचर ड्यूअल नेचर होती है, ये तरंग और कण दोनों की तरह बिहेव करता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। क्या रहा है, पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो पाया कि प्रकाश की द्रव के साथ साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है, तथा प्रकाश प्रायः कणों की प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन प्रभाव में प्रकाश के कणों की जो विधि व्यवस्था है वो देखने को मिलती है, और प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुण तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया, और इसीलिए मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश ड्यूअल नेचर वाले होते हैं। ये तरंग और कण दोनों की तरह बिहेव करता है, प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करता है। इस बात की व्याख्या कौन करता है, प्रकाश के परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब प्रकाश के तरंग की तरह बिहेव करता है, इसको बताता है। कॉम्पटन प्रभाव और विद्युत प्रभाव जो है वो किस पे आधारित है, प्रकाश के कणों की व्याख्या करता है, या प्रकाश के कणों के गुण की व्याख्या करता है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर होगी तो सभी मुख फोकस से होकर के गुजर जाएगी, और उत्तल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर होगी तो ये मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। बस ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें सर मुख फोकस पर अभिसरित होगी, और उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें आ रही मुख अक्ष के समांतर अगर तो आप कहेंगे फोकस से अपसरित होगी। ये ध्यान में रखेंगे, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट मेरे मित्र, अवतल दर्पण में अलग अलग स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब है, तो आप सभी कहेंगे अनंत पर होगा प्रतिबिंब, अनंत पर होगा वस्तु तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। सी से वक्रता केंद्र से परे होगा तो एफ तथा सी के बीच बनेगा, सी पर होगा तो सी पर ही बनेगा, सी तथा एफ के बीच तो सी से परे, एफ पर होगा तो अनंत पर बनेगा, पी तथा एफ के बीच तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये ध्यान में रखिएगा, और इस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और सीधा होगा। उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर होगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि बहुत ही छोटा और बिंदु के साइज का होगा, और जब भी बनेगा तो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, साथ में छोटा होगा। अगर उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच हो तो प्रतिबिंब उसका P तथा F के बीच बनेगा, छोटा, आभासी और सीधा होगा। अगला है सर
चिन्ह परिपाटी जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है, कई बार मैंने आपको बताया, बस ध्यान में रखिएगा। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होगी और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होगी। ऊंचाई अगर हम ऊपर की ओर ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, ऊंचाई अगर हम नीचे की ओर ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा। यह चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करेंगे कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक की, तो याद रखेंगे वायु का अपवर्तनांक 1.003, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, जल का अपवर्तनांक 1.33, अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्टर्स 1.46, तारपीन का तेल 1.47, बेंजीन 1.5 और मेरे मित्र कनाडा बल्सम 1.53, खनिज नमक इतना नहीं याद रखना है, बस एक कर याद रख लेना, वायु का, बर्फ का, जल का, अल्कोहल का और केरोसिन का, बात खत्म है। नेक्स्ट आपका है कि किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि प्रकाशिक घनत्व एक निश्चित क्वांटिटेशन होता है, यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जैसे हम लोग मास बटा वॉल्यूम कह देते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, वैसा नहीं है। प्रकाशिक घनत्व का मतलब क्या हुआ कि कोई भी माध्यम कितना सघन है या कितना विरल है। तो वही कहा जा रहा है कि इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग करेंगे। वास्तव में इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम है। हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है? तो दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होगा, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या होगा? प्रकाशिक विरल होगा। सीधा सा मतलब है। वैसा माध्यम जिसकी अपवर्तनांक ज्यादा है वो प्रकाशतः सघन कहलाएगा, जिसकी अपवर्तनांक कम है वो प्रकाशतः विरल कहलाएगा। ध्यान में रखेंगे कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल आप कहेंगे कम होती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, सिंपल कहा जा रहा है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर भागती है। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चला ये यहां से लेकर के यहां तक माइंड में सेट जरूर कर लेना, ऐसे कई बार मैंने आपको बताया है तो रिकॉल हो गया होगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट है मेरे मित्र उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें आप कहेंगे मुख फोकस से होकर के गुजरेगी। ध्यान में रखिएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी आप कहेंगे धनात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप कहेंगे मुख अक्ष के समांतर है, तो ये लगेगा इसके मुख फोकस से अपसरित हो रही है और इसकी फोकस दूरी क्या होती है? आप कहेंगे ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रकृति की, तो उत्तल लेंस में अगर वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस f2 पर बनेगा, 2f1 से परे होगा तो f1 और 2f2 के बीच बनेगा, 2f1 पर होगा तो 2f2 पर बनेगा, f1 तथा 2f के बीच होगा तो 2f1 से परे अनंत पर बनेगा। फोकस f1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच होगा तो सर जिस और बिंब है लेंस उसी और बनेगा। बाद बाकी ये सब प्रॉपर्टीज आप सबों को मालूम है। नेक्स्ट अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ध्यान में रखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा होगा। अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O पर तो फोकस f1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच बनेगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अत्यधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क में रखे लेंस की क्षमता P उन लेंसों के पृथक पृथक क्षमता P1 P2 P3 आदि का बीजगणितीय योग होता है, यानी कि P इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। ध्यान रखेंगे चश्मा बनाने के लिए लेंस की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना सुविधाजनक होता है। आंख टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाले ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंस के अलग अलग संयोजन को संपर्क में रखकर चश्मों को टेस्ट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाले आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणितीय योग के द्वारा कर लेता है। उदाहरण के लिए +2 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन क्या होगा? +2.25 डायोप्टर क्षमता। एकल लेंस के तुल्य है। लेंस की क्षमता की योज्यता के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में कुछ दोषों को कम करने के लिए किया जा सकता है। कई लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस की निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस और जो माइक्रोस्कोप होते हैं और जो टेलीस्कोप होते हैं उनके लेंस को डिजाइन में किया जाता है। सिंपल याद रखना, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संपर्क में रखे बहुत सारे लेंस की जो क्षमता होगी वो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होगी। ये ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र। इसका पूरा पीडीएफ ये ऐसा नहीं दिखेगा आपको, जो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा उसमें ये दूसरा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बोर्ड पे है, स्कैन है, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि गुरुजी फट रहा है, लेकिन आपके समझने के लिए सर बहुत ही उपयोगी है। ध्यान दीजिएगा टेलीग्राम पे जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो फटा हुआ नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट
कहा जा रहा है मानव नेत्र, आप सभी इससे परिचित होंगे। बस ये ध्यान में रख लीजिएगा कि इसमें जो प्रकाश की किरणें जाती है वो किसके थ्रू, पिप्पल के थ्रू जाती है। और परितारिका ये क्या है, आप कहेंगे सर यहां पे जो संरचना दिख रही है हमारा परितारिका है, और ये व्हाइट जैसी संरचना स्वच्छ मंडल कहलाता है। सर यहां पे नेत्रोद यानी कि आपका कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको हम लोग नेत्रोद कहते हैं। पीछे आपका रेटिना होता है जिस पे प्रतिबिंब बनता है, और ये आपका दिक् तंत्रिका है जो आपके माइंड को बताता है कि इमेज किस तरह से बन रहा है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। आपका जो आंख है वो आपके मरने के बाद भी जीवित रहता है, और कह रहा है कि अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके हम किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। विकासशील देशों के लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं, उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है। कॉर्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जाता है। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि यहां पे नेत्रदान के लिए कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, या ध्यान में रखने वाली बात कही जा रही है वो क्या है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दम्मे के रोगी, वे व्यक्ति जिन्हों कोई संक्रमण रोग नहीं है वे नेत्रदान कर सकते हैं। साथ ही मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिया जाना चाहिए, अथवा जो समीप का नेत्र बैंक है उसे सूचित कर देना चाहिए। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में मात्र 10-15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार का विरूपण नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, जलभीत, रेबीज, तीव्र ल्यूकेमिया, धनुस्तंभ सर टेटनस को बोला जाता है, हैजा, तनिका शोध, मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क शोध, इंसेफ्लाइटिस से संक्रमित हैं, जिनकी इसके कारण मृत्यु हो वो नेत्रदान नहीं कर सकते। तो इन सभी रोग से ग्रसित व्यक्ति जिसका मृत्यु हो गया है वो नेत्रदान नहीं कर सकता, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र, जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में टूट जाता है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप सभी कहेंगे गुरुजी जानते हैं। ध्यान में रखिएगा कि एक प्रिज्म से हमने गुजारा तो ये 7 कलर में टूट गया, अब प्रिज्म को उल्टा कर देंगे तो फिर से हमें श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र, तारों का टिमटिमाना आप कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते होता है। साथ ही सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आभासी समय में अंतर वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते होता है, आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, जिसमें से कुछ कंपोनेंट का जो डायग्राम है वो आप सबों को दिख रहा होगा। जैसे विद्युत सेल के लिए आप सभी देख रहे हैं, बड़ा वाला जो सिंबल होगा ये प्लस और छोटा वाला माइनस। बहुत सारा बैटरी एक साथ कनेक्ट होगा तो कुछ इस तरह से संयोजन होगा। खुली प्लग अथवा कुंजी इस तरह से संयोजन होगा, प्लग कुंजी अथवा स्विच इस तरह से होगा, और मेरे मित्र तार संधि को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपका बिना संधि के तार क्रॉसिंग, आप सभी देख रहे हैं बिना संधि का तार क्रॉसिंग होगा। विद्युत बल्ब आप कहेंगे गुरुजी ये सिंबल होगा। प्रतिरोधक के लिए तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक आप कहेंगे गुरुजी इस तरह से। अमीटर और वोल्ट मीटर मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, ए लिख करके गोला लगा देंगे, दोनों तरफ एगो डंडा दे देंगे, प्लस माइनस साइन लगा देंगे। अब वोल्ट मीटर के लिए भी लिख के गोला लगा देंगे, दोनों तरफ डंडा प्लस माइनस साइन लगा देंगे। नेक्स्ट ध्यान देना, क्या रहा है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभुक्त होते हैं, जबकि यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे विद्युत संयंत्रों से इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं, अथवा अपने द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। मतलब हमारे द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाती है उसका हम लोग बिल भरते हैं। नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे, हेनरिक क्रिश्चियन ऑरस्टेड जिन्होंने क्या करा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की खोज करा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया। कह रहा है 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने वैद्युत चुंबकत्व को समझाने के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 ईस्वी में इन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी दिक्सूची कंपास निडल में विक्षेप उत्पन्न होता है, और अपने परीक्षण के आधार पर ऑरस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं, और उनके अनुसंधानों ने आगे जाकर नई प्रौद्योगिकियां जैसे कि रेडियो टेलीविजन, तंतु प्रकाश की आदि का सृजन किया, और उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑरस्टेड रखा गया है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज आप कहेंगे ऑरस्टेड ने करा। किसने करा? ऑरस्टेड ने करा। और साथ ही मेरे मित्र क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो ऑरस्टेड के सम्मान में क्या रखा गया है, आप कहेंगे ऑरस्टेड रखा गया है।
मेरे मित्र, जो मेडिसिन है उसमें भी चुंबकत्व का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान में रखना, कहा जा रहा है कि विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यहां तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो कि क्या होता है, अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1/11 भाग के बराबर होते हैं। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय तथा मस्तिष्क। तो याद रखेंगे, मानव शरीर का वो भाग जहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आप कहेंगे हार्ट और ब्रेन। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न अंगों को प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब कहते हैं, MRI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। ध्यान रखेंगे, चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विशेष विश्लेषण सहायक होता है और इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व का महत्वपूर्ण उपयोग है। मेरे मित्र, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या है? आप सभी कहेंगे एक चुंबकीय, आप कह सकते हो, विश्लेषण है जिसके थ्रू किसी भी आंतरिक अंग का क्या किया जाता है, डायग्राम देखा जाता है। और हमारे बॉडी में चुंबकत्व का निर्माण कहां होता है? हृदय और मस्तिष्क में होता है, हार्ट और सर ब्रेन में होता है। नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग घरेलू वायरिंग की बात करेंगे तो जो हमारा भू संपर्कित तार होगा उसके लिए हम लोग ग्रीन कलर, और जो विद्युन्मय तार होगा उसके लिए रेड कलर, और जो उदासीन तार होगा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी ब्लैक कलर का जो कोडिंग होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल कलर कोडिंग है। भू संपर्कित तार के लिए कलर आप कहेंगे ग्रीन, विद्युन्मय के लिए आप कहेंगे रेड, और उदासीन के लिए आप कहेंगे सर, उदासीन के लिए हमारा ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको बताया भी है कि जो आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है सभी जंतुओं में वो एक दिशिक होता है। सूर्य का प्रकाश उत्पादक को ऊर्जा दे रही है और टोटल सूर्य प्रकाश का केवल 1% जो है उत्पादक क्या करती है, अपने भोजन में उसको बदल पाती है। और इसके बाद अलग अलग जो लेयर हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी, इन सभी में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो क्या होता है, एक दिशिक होता है। साथ ही ध्यान रखेंगे मेरे मित्र, अगर हम लोग पोषी स्तर की बात करते हैं तो सबसे पहले उत्पादक आता है। उत्पादक को खाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले को हम लोग तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि नेक्स्ट आपका क्या है सर, इस पर विचार कीजिए कि रेलगाड़ियों में प्रयोज्य निर्वतनीय कप क्या है, कि यदि अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी। पहले रेलगाड़ियों में चाय किस में दी जाती थी, कांच के गिलासों में, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वस्थकर हैं। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समाघात इंपैक्ट होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ मिट्टी के विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है, और आपके विचार में डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल होने के क्या लाभ हैं? आप कहेंगे लाभ यही है कि कागज जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और वो हमारे पर्यावरण के लिए लाभप्रद है। तो ध्यान में रखिएगा, पहले के जमाने में मेरे मित्र क्या किया जाता था सर, रेलगाड़ियों में भी आपको कांच के गिलास में चाय परोसी जाती थी, लेकिन जो डिस्पोजल कप है इसका इस तरह से प्रचार प्रसारित किया गया कि ये बिल्कुल स्वच्छ है, स्वस्थ है। तो अब लोग इतना इससे भयानक प्रभाव में जी रहे हैं कि जो डिस्पोजल है वो जल्दी आप कह सकते हो डिकम्पोज ही नहीं होता है, जो हमारे लिए पर्यावरण का एक सबसे बड़ा समस्या है। तो कुल मिला के ये पूरा सेशन एनसीईआरटी क्लास 10th का एक टूर था, और मेरे ख्याल से बहुत सारी छोटी मोटी बातें आपको रिकॉल हो गई होगी। अगर आप इसको एग्जाम देने से पहले भी एक बार देख लेते हैं, या इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं, या इस वीडियो को आपने एक बार थोड़ा सा सुन भी लिया है, तो हमें नहीं लगता है कि इस टेबल से पूछे जाने वाले किसी भी सवाल में आप फंसेंगे। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।